हेलो एवरीवन। आज क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 पर वीडियो बना रहा हूँ। एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेजिस्लेचर के ऊपर है। कुछ मेन क्वेश्चंस जो इसमें हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। ऑल ओवर पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दूंगा, मतलब इसी वीडियो के अंदर। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है वीडियो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि 1 घंटे से ऊपर ना जाए। क्वेश्चन जैसे आपके वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, वाई डू वी नीड अ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड, पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है। लेजिस्लेचर इज़ नॉट अ मेयरली लॉ मेकिंग बॉडी। ज़रूरी नहीं कि लेजिस्लेचर का काम सिर्फ कानून का बनाना ही है, उसके साथ साथ कानून बनाना ही है, उसके साथ साथ उनके पास और भी काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो करना होता है। ठीक है, कानून तो वो बनाती है एक तरफ है, लेकिन उसके साथ जो और अन्य फंक्शंस हैं वो भी वो करती है। हमें पता है कि जो लेजिस्लेचर बॉडी होती है वो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस का एक सेंटर है। जितने भी राजनीतिक काम होते हैं, प्रोसेस होता है स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर, वो सारा लेजिस्लेचर के अंदर होता है, वो केंद्र है। ठीक है। द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प पीपल इन होल्डिंग अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, वो अकाउंटेबल होल्डिंग का रखते हैं, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी ही होती है। ठीक है। और हर तरह की जिम्मेवारी, अगर कुछ एक्शन गलत होता है या कुछ अच्छा एक्शन होता है तो उन्हीं की ही जिम्मेवारी बनती है। दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम रहते हैं, इंडिया मतलब, जो हम फॉलो करते हैं। वाई डू वी नीड अ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पास 2 हाउस हैं पार्लियामेंट के। ठीक है। द टर्म पार्लियामेंट रिफर टू द नेशनल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो है वो नेशनल लेजिस्लेचर को रिफ़र करता है। हमारे, आपको पता होगी, 2 लेवल पर है, एक स्टेट लेवल पर होती है, एक नेशनल लेवल पर होता है। जो पार्लियामेंट है हमारा, जो रिफ़र करते हैं हम उसे नेशनल लेजिस्लेचर बोलते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। द पार्लियामेंट इन हैज़ 2 हाउस। जो पार्लियामेंट के पास है उसमें भी 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। व्हेन देयर आर 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर इट इज़ अ कॉल्ड अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ये हमने किससे लिया है ज़रा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मुझे पता है लेकिन आपको बताना होगा। द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ द स्टेट और द राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ लोकसभा। ठीक है। जो हमारे दो हाउस हैं बाई कैमरल जिसे हम बोलते हैं, वो राज्यसभा है और हाउस ऑफ द पीपल जो कि लोकसभा कहलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट एन ऑप्शन इस्टेब्लिश आइदर यूनिमिकल और द बाई कैमरिकल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा संविधान है उसमें हमें 2 ऑप्शन देता है स्टेट को कि आइदर तुम तो एक ही वो बना के रखो, यूनिकैमरल मतलब एक ही विधायिका बना के रखो, या उसको तुम 2 हिस्सों में बांट सकते हो जैसे पार्लियामेंट है। ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास, कुछ मतलब 7-8 स्टेट्स हैं जिनके पास बाई कैमरल है, बाकी स्टेट्स के पास यूनिकैमरल है। आगे समझाऊंगा। स्टेट हैविंग अ बाई कैमरल, तो स्टेट जिनके पास बाई कैमरल मतलब 2 विधानसभा हैं। विधानसभा का मतलब एक स्टेट के अंदर विधान सभा अलग होती है, विधान परिषद जो है वो अलग होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे विधायक आपने देखा होगा अलग उस पे होते हैं, विधान परिषद जो है वो अलग होता है। एडवांटेज ऑफ द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट्स पॉसिबल हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है जो वो सारे डिसीजन को रिकंसिडर्ड बोलते हैं। मतलब जैसे एक ऊपर वाली बॉडी ने कोई कानून बनाया, नीचे पर पास करा, देन उसके बाद वो नीचे वाली बॉडी भी कंसिडर करेगी, देन उसके बाद वो लॉ जो है इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड पर। तो ये है, इसको एक किसी भी कानून को एक अच्छे वे में इम्प्लीमेंट करवाता है। Every decision taken by one house goes to the other house for its decision. This mean that every bill and policy would be discussed twice. मतलब कि कोई भी पॉलिसी बनेगी या कोई बिल आएगा तो वो 2 बार डिस्कस होगा। और आपको भी पता होगा अगर कोई चीज़ पर 2 राय होती है तो जो डिसीजन होता है वो बेहतरीन ही निकल के आता है, अच्छा निकल कर आता है। ठीक है। द एंश्योर अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर इवन इफ वन हाउस टेक डिसीजन इन has state that decision will come for the discussion in the other house and reconsideration will be possible। ठीक है, मतलब वही कि 2 हाउस में जब भी 2 हाउस होंगे कोई भी बिल पास होगा तो रिकन्सिडरेशन पॉसिबल होने ही होने। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा को जानते हैं, रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द इंडिया। हमारे राज्यसभा जो है पार्लियामेंट के अंदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है एंड इनडायरेक्टली बॉडी होता है, इलेक्टेड बॉडी होता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी होता है, समझे। मतलब एक तो होता है कि जिन्हें हमने चुना होता है तो वही इनके मेंबर्स को भी चुनते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं आपको पता होना चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। रेजिडेंट ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो इजी पॉइंट्स हैं, जो आप समझ सकते हो इजीली, और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे। प्रिंसिपल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन कॉल्ड अ सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है हर पार्ट के, किसी भी कंट्री से या किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक मणिपुर है,
मणिपुर बहुत छोटा स्टेट है एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है पार्लियामेंट में या राज्यसभा में तो वो इक्वली पोजीशन पावर रखेगा, ठीक है। इट डजेंट मैटर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज पॉपुलेशन कोल्ड सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द कंट्री में बी गिवन रिप्रेजेंटिंग अकॉर्डिंग टू देयर, हाँ एक चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स रीजन एंड पार्ट हैविंग ए लार्ज पॉपुलेशन वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा ये चीज़ है कि जैसे उत्तर प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश का बताया था, उत्तर प्रदेश और एक मणिपुर का एग्जाम्पल है। मणिपुर पे क्षेत्र कम है, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ से अगर एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो वहीं उत्तर प्रदेश से ज़रूरी नहीं कि एक आएगा, एक से ज़्यादा पी सकते हैं क्योंकि वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन सबको इक्वल ट्रीट करा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास ज़्यादा पावर होगी और किसी के पास कम पावर होगी किसी स्टेट के पास, ऐसा नहीं। स्टेट विद द लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड द स्टेट विद द स्मॉलर पॉपुलेशन गेट, मतलब वही कि जिस हिसाब से जनसंख्या उस हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। स्टेट विद द लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव दैन द स्टेट विद द स्मॉलर पॉपुलेशन, वही बोल रहा है सेम, ठीक है। मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द, अच्छा राज्यसभा में 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं मेंबर जो होते हैं, लेकिन ये हर 2 साल पे इनका टर्म जो है वो होता है। 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा जो है अपना टर्म्स जो है कंप्लीट करते हैं एंड इलेक्शन आर हेल्ड दोज 1/3 सीट्स ओनली, ठीक है। मतलब इलेक्शन का प्रोसेस एक राज्यसभा मेंबर 6 साल के लिए होता है, ठीक है। और वो जो प्रोसेस है एक 6 साल का, और ये कभी डिज़ोल्व नहीं होती, जैसे आपका लोकसभा डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन ये डिज़ोल्व नहीं होते। आगे चर्चा करेंगे इस पर क्यों, क्योंकि जैसे कि आपका 6 साल का जो बंदा इलेक्ट हुआ है, ठीक है, वो एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर, हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर होगा अपनी कंप्लीट टर्म ईयर कर लेगा एंड जो वो 1/3 है उसी 1/3 पे फिर से इलेक्शन हेल्ड होते हैं उन्हीं मेंबर्स के उसमें से, ठीक है। द राज्यसभा इज़ नेवर फुली डिजोल्व, कभी भी ये पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता एज़ कम्पेयर टू लोकसभा, जैसे कि लोकसभा पूरे हर 5 साल पर पूरा डिजोल्व हो जाता है ना, और फिर से चुनाव होते हैं और फिर से नए मेंबर चुने जाते हैं, तो ये चीज़ इसमें नहीं है राज्यसभा में, ठीक है। इसी वजह से इसको परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोला जाता है। राज्यसभा ऑल्सो हैव 12 नॉमिनेटेड मेंबर जो कि प्रेसिडेंट चुनता है, आपको पता होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्ट्स लिटरेचर या फिर उनकी जो फेमस पर्सनैलिटी होती है, इस वजह उस बेस पर, ठीक है। 4 शायद 5 ग्राउंड अराउंड, तो उन ग्राउंड्स पर वो चुन सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। द लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। क्या कह रहा है कि जो हमारा लोकसभा है, ठीक है, और आपका जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जहाँ जिसको हम विधायक को बोलते हैं, स्टेट के अंदर जो हम विधायक चुनते हैं अपना, तो ये डायरेक्टली होता है, डायरेक्ट वोट दो, दैन दे चूज़ पीएम और द सीएम इन स्टेट, ठीक है, और इन स्टेट और इन कंट्री दे चूज़ पीएम्स, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। For the purpose of election, the entire country, for the purpose of election, the entire country, state in case of state legislative assembly is divided into the territorial constituency, roughly equal population, मतलब वही कि भाई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बांट दी जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी बांटी गई हैं संसद लोकसभा के लिए, है ना, और अब वो स्टेट में भी विधायक की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी वो भी अलग अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक है आपका, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारी जो हैं वो आती हैं, विधानसभाज आती हैं, तो वही बटी हुई हैं, उन्हीं की ये बात कर रहा है, उनके बेस, उनके जो इक्वल पॉपुलेशन है उनके बेस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वही कि मतलब जो 18 से ऊपर का होगा थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज द वैल्यू ऑफ द वोट एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर। हाँ, ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब वही जो 18 प्लस का होगा वो वोट दे पाएगा, और जो है उसकी जो वोट की वैल्यू है काउंट एक ही करी जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई एक 55 साल के बंदे ने वोट दिया और एक 18 साल के बंदे ने वोट दिया तो 55 साल वाले की ज़्यादा वोट काउंट होगा या भार ज़्यादा होगा उस वोट का, ऐसा नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट देर आर, हमें मैंने जब बताया जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारे लोकसभा में उपस्थित हैं। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट अगर हम देखें तो कई तरह के फंक्शंस हैं, जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इनेक्ट लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री, मतलब वही लॉज वगैरह इनेक्ट करता है कंट्रीज़ के लिए। पार्लियामेंट ओपन मेनली अप्रूव लेजिस्लेशन, ठीक है, पार्लियामेंट का काम अप्रूव करना ही नहीं लेजिस्लेशन में। द एक्चुअल टास्क जो है उनका ड्राफ्टिंग द बिल होता है, परफॉर्म बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जो हमारे आईएएस हो गए, इन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी संभालते हैं उनके लिए, उन पर जो है उन पर सुपरविजन रखते हैं मिनिस्टर्स के कंसर्न द्वारा, मतलब कोई भी कानून लाया जाएगा तो ब्यूरोक्रेसी ही इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उन पर भी नज़र रखने का काम मिनिस्टर्स का ही हो जाता है। द एक्चुअल टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म बाय द ब्यूरोक्रेसी, एक्चुअल जो बाई बिल इंप्लीमेंट करेंगे वो तो वही करेंगे ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द
मिनिस्टर्स उन जैसे क्या एक जैसे मान लो कि आपका सिविल एविएशन के जो जैसे सिंधिया बनाए गए थे हमारे ये जो हमारे ये थे सिंधिया साहब जो थे वो हमारे थे, तो उनके सुपरविज़न में अंदर जितने भी सिविल एविएशन के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जितने भी एयरप्लेन हो गए या एयरपोर्ट्स हो गए, इन सबसे रिलेटेड जितने भी पास होंगे, तो ये इम्प्लीमेंट जो करेंगे किसके सुपरविज़न में करेंगे, सिंधिया साहब के सुपरविज़न में, जो मिनिस्ट्री उन्हें मिली होती है। ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन देखें तो इन अ डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल टैक्सेशन। अच्छा, फाइनेंशियल फंक्शन में भी जो है लेजिस्लेचर जो है हमारी जो पार्लियामेंट बॉडी है वो जो है टैक्सेशन को कंट्रोल करती है, द वे इन विच मनी इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट, कि किस तरह से कोई भी सरकार द्वारा मनी यूज़ होगी। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स इट हैज़ टू गेट अप्रूवल बाय द लोकसभा। अगर कोई भी तरह का कानून से रिलेटेड टैक्स से रिलेटेड कानून या प्रपोज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पार्लियामेंट के अंदर, तो इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। ठीक है। द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट रिसोर्स टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम्स। ठीक है। द फाइनेंशियल पावर पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट रिसोर्सेज। अच्छा, फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड ग्रांट रिसोर्सेज मिले हुए हैं सरकार को, जिससे कि वह ये जो प्रोग्राम्स हैं जो भी टैक्स वगैरह के हैं ये इंप्लीमेंट कर सके। फॉर एग्जांपल जीएसटी आपको पता है आया था। ठीक है। ये भी पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया था। द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट टू लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज़ स्पेंट एंड रिसोर्स दैट इट इज़ वेस्ट टू वेस्ट। अच्छा, सरकार जो है ना अकाउंट को संभालती है, या फिर पैसों का जो भी हिसाब किताब है ना वो जिस तरह से वो यूज़ करना चाहती हैं या कर सकती हैं उन सब के रिसोर्सेज को। ऐसा नहीं है कि भाई उन पर कोई क्वेश्चन उठा सकता है। हाँ, क्वेश्चन तो हर चीज़ पे उठ सकता है, लेकिन उनके पास ये प्रिविलेज है कि जिस तरह से वो रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिबेटिंग फंक्शन देख लेते हैं इनके। ठीक है। द पार्लियामेंट हैज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ द डिबेट इन द कंट्री। हम छोटी मोटी बहस तो गली में भी करते हैं या किसी चाय के नुक्कड़ पे भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करी जाए फोरम कौन सा है डिबेट का, तो वो पार्लियामेंट है, जहाँ पर असल मुद्दे पर बात करी जाती है। ठीक है। ऐसा बोला जाता है, मुझे नहीं लगता कि असल मुद्दे पर बात होती भी है, लेकिन हमारे विपक्षी जो हैं, जब तक विपक्षी जिंदा है तब तक शायद मैं ये नहीं कह रहा कि अभी, लेकिन हर काल में जब तक विपक्ष होंगे तब तक हमारे असल मुद्दे पर चर्चा होगी। तो असल मुद्दे पर चर्चा होगी तो फिर वही काम निकल कर आएगा जो हम करना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी नीट और एनटीए का बहुत ज़्यादा वो है, तो चर्चा जो है हमारे ओपोजिशन लीडर्स नहीं उठाई, तब जाके गवर्नमेंट जो है काम कर रही थी, है ना। और इनके पास पूरी प्रिविलेज होती है पार्लियामेंट में जो बैठे ना, कुछ भी आपने देखा होगा उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनको कोई कुछ नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है ना वो उन पर नहीं लगते हैं। उनके पास पूरी प्रिविलेज होती है, उनके पास हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास हो गई, पर फिलहाल हम पार्लियामेंट की बात करें तो ये है, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। बोला ना कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है भाई, कि कुछ भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है। मेंबर आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। बिना डरे किसी भी मैटर पर बात कर सकते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स जितने भी हैं। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और एवरी इशू दैट फेसेस द नेशन। ठीक है। जो कोई भी इशू अगर राष्ट्र हमारा जो है फेस कर रहा है, ये पॉसिबल बनाता है ना भाई। अगर हम फियर रखेंगे तो बंदा जो है कैसे डिस्कस कर पाएगा। ठीक है। दिस डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो ये जो डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूट करा गया है, तो ये हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन निर्णय माना जाता है। ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसीजन। पावर ऑफ लोकसभा भी देख लेते हैं। मेक्स द लॉ ऑन मैटर इंक्लूड द यूनियन एंड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पे भी बना सकते हैं और यूनियन लिस्ट के पास पर भी बना सकते हैं। लोकसभा की भी ये पावर होती है। कैन इंट्रोड्यूस इनएक्ट मनी बिल, नॉन मनी बिल्स को इंप्लीमेंट करते हैं और नॉन मनी बिल्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं और इनएक्ट भी कर सकते हैं। अप्रूव प्रपोजल ऑफ द टैक्सेशन बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऊपर बताया कि टैक्सेशन पर प्रपोज को अप्रूव करती हैं, बजट्स वगैरह बना रहे हैं, यही बनाते हैं पार्लियामेंट। या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है निर्मला सीतारमन जी जो हैं ये भी मेंबर हैं पार्लियामेंट के और यही बनाती हैं। फिलहाल के लिए मंत्रालय भी इन्हीं के पास संभाला हुआ है। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रिजोल्यूशन एंड द मोशन थ्रू द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट अमेंड करती है, किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना हो, अब तक शायद 105 हो चुके हैं अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ द, अच्छा इमरजेंसी भी यहीं से प्रोक्लेम, जो भी इमरजेंसी लगानी है तो अप्रूव्ड भी यहीं से होती है। इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी यहीं से करे जाते हैं। तो ये सब तो हो गई लोकसभा की पावर। अब पावर ऑफ राज्यसभा भी देख लेते हैं। कंसीडर एंड अप्रूव, मैंने बहुत छोटे नोट्स बनाए हैं, आप मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लो और इस नोट्स को एक बार पढ़ लो, आपके लिए पेपर में बहुत इजी हो जाएगा अच्छा मार्क्स स्कोर करना। पावर ऑफ द राज्यसभा क्या है? कंसीडर्ड एंड अप्रूव नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल्स। देखो नॉन मनी बिल पर ना राज्यसभा बोल सकती है, कंसीडर कर सकती है और अप्रूव ये भी बना सकती है, सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल। मनी बिल पर सजेस्ट कर सकती है अमेंडमेंट। ये
अमेंड नहीं कर सकती लेकिन सजेस्ट जरूर कर सकती है, ये बस इतनी पावर है इनके पास राज्यसभा पे। अब बनेगा मनी बिल तो लोकसभा में ही, ठीक है। अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी अप्रूव करते हैं। कंसिडर कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग मोशन एंड रेजोल्यूशन। भाई एक्सरसाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव पर अपनी पावर का, कोई भी तरह का क्वेश्चन आवर उठाना है तो, ठीक है। पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, उसी जो मैंने बताया ना ऊपर, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट या जजेस ऑफ के रिमूवल के बारे में या फिर इलेक्ट करने के, तो इसमें भी पार्टिसिपेशन इनका होता है राज्यसभा का, जैसे लोकसभा करती है। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द, ये अलोन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का पावर रखते हैं, हटाने का। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड द स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्पेशल पावर अगर देखें तो क्या है, द राज्यसभा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट। भाई यही स्पेशल पावर है कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट्स, देयर फॉर एनी मैटर द अफेक्ट द स्टेट मस्ट बी रिफर्ड टू इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल। थस इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव अ मैटर फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, टू आइदर अ यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा इज नेसेसरी। भाई अप्रूवल ही कह रहा है कि ना, यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव ऑन मैटर लिस्ट, स्टेट मैटर लिस्ट। अगर भाई यूनियन पार्लियामेंट जो है ना, कोई भी स्टेट लिस्टेड मैटर है, ठीक है, और उस पर स्टेट ने कोई भी वो बनाया कानून या कुछ भी पास करा, तो और उसके बाद अगर यूनियन हटा रही है ना, तो उस पर बहुत नेसेसरी बन जाता है किसका अप्रूवल, राज्यसभा का। बिना इसके अप्रूवल के वो नहीं हट सकता। दिस प्रोविजन एट द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, यही जो है प्रोविजन जो है स्ट्रेंथ बढ़ाती है राज्यसभा की, ठीक है। ये नहीं कि भाई अकेला लोकसभा चाह रहा है हटाना तो हटा दिया, नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्टेट ने स्टेट लिस्टेड पे कोई कानून बनाया है और उसको हटाना है यूनियन द्वारा, तो उसको अप्रूवल चाहिए किसका, नेसेसरी अप्रूवल चाहिए किसका, राज्यसभा का, ठीक है। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक्स लॉ, अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रोपोज्ड लॉ, देयर कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिल, ठीक है। कोई अब पार्लियामेंट कैसे कानून बनाता है, कोई भी बिल होता है पहले ड्राफ्ट होता है, प्रोपोज्ड लॉ, अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रोपोज्ड लॉ, किसी भी प्रोपोज्ड लॉ का ड्राफ्ट जो है वो बिल है, ठीक है। देयर कैन बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन मिनिस्टर जो प्रोपोजेज अ बिल, इट्स इज कॉल्ड अ प्राइवेट बिल मेंबरशिप। प्राइवेट बिल मेंबरशिप मतलब जो मिनिस्टर नहीं है, जो चुन के नहीं आया है, ठीक है। अब चुन के जो नहीं आया है वो नॉमिनेटेड ही होगा, ओबियस है, ठीक है। अब बिल प्रपोज बाय अ मिनिस्टर डिस्क्राइब एज अ गवर्नमेंट, और जो बिल किसी उसके द्वारा प्रपोज होता है, मतलब मिनिस्टर द्वारा जो सिलेक्ट होकर आया है, वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द बोथ हाउस इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर हिज एसेंट, द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट इन द एनैक्टमेंट ऑफ बिल इनटू अ लॉ। तो वो बिल जब एसेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का दोनों हाउस से पास होने के बाद, देन वो बिल जो है लॉ बन जाता है। टाइप्स ऑफ बिल आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट बिल है, प्राइवेट बिल है, नॉन मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, मनी बिल होता है। मनी बिल आपको बताया कि लोकसभा ही बना सकती है। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, अब पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट सिस्टम एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेज, जैसे पॉलिसी मेकिंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। भाई सवाल पूछ सकता है कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, या कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या कैसे करोगे इम्प्लीमेंट कोई भी जो हमने कानून बनाया, या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेज भी मैंने बताया, जो कि कभी कोई इम्प्लीमेंट कर दे और अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उस पर वो क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखता है कि भाई क्यों नहीं हो रहा ये सब चीज़ें, है ना। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन हो सकता है, क्या चार चीज़ें, 4-5 चीज़ें, है ना। एक मिनट रुको मैं देखता हूँ, हाँ 4-5 चीज़ें हैं जिस पर वो ये कर सकते हैं। पहला तो यही कि डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अप्रूव्ड टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द वे इन विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ द लॉज, पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। अ बिल कैन बी बिकम अ लॉ ओनली विद अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये ऊपर मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट दैट हैज़ टू सपोर्ट ऑफ द डिसिप्लिन मेजोरिटी में नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। अच्छा, किसी भी सरकार के पास अगर मेजोरिटी नहीं होगी, डिसिप्लिन सब मेजोरिटी नहीं होगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अप्रूवल मिल सके लेजिस्लेचर में। फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट, फॉर एग्जांपल। अच्छा, मैं ऊपर का थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे कि जब मोदी जी के पास पूरी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कुछ भी मतलब किसी भी तरह का लॉ जो है बिना किसी डर के बनाया और इम्प्लीमेंट भी कर दिया, है ना। और कोई इतना आर्ग्यूमेंट भी नहीं उठा था, और ऐसा नहीं कि कोई मुसीबत आई हो अप्रूवल मिलने में, क्योंकि सारे मेंबर बीजेपी के थे। तो यही गवर्नमेंट है। और नहीं मिलेगा, और मान लो कि किसी के पास कम सीट्स हैं किसी भी उसके पास, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जिस वजह से बिल
जो है पास नहीं हो पाता है, अप्रूव नहीं हो पाता है। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम टू द गवर्नमेंट आर गारंटेड थ्रू द बजट। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस ऑब्लिगेशन अलाउ द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो कंट्रोल है ना भाई, पर्स स्ट्रिंग बताता है सरकार का कि क्या बताता है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। सरकार का ना कॉन्स्टिट्यूशन में तो संविधान द्वारा दिया गया हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, संविधान द्वारा दिया गया एक ऑब्लिगेशन है सरकार का, जो ये प्रिपरेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेट करते हैं ना किसी भी बजट को या अप्रूव करने के लिए लेजिस्लेचर में, सरकार का ही ऑब्लिगेशन है। किसके द्वारा मिला? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, दिस ऑब्लिगेशन अलाउ टू लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यही जो है ऑब्लिगेशन जो है संविधान द्वारा ही दिया गया है कि जो सरकार का जो पर्स है ना, पर्स मतलब पैसा वैसा पूरा जो कंट्रोल है लेजिस्लेचर द्वारा हो सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब आप कहोगे अरे लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट या सरकार क्या है भाई? ये मान लो कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी को लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसके अंडर आ गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट खुद में एक लॉ मेकिंग बॉडी है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जो उस फंक्शन को पार्लियामेंट के जो फंक्शंस को वो कर रही है ना, फंक्शन को चला रही है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मेरे को लिख के बताना चाहिए था, लेकिन मैं मोबाइल में वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कम सोर्सेज। भाई पैसा आएगा तो ज़रूर समझाऊंगा और अच्छे से। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। द मोस्ट पावरफुल वीपन दैट एनेबल पार्लियामेंट टू एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। सबसे खतरनाक एक तरह से वेपन जो है पार्लियामेंट के पास है ये, टू एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है ये भाई? क्या होता था पहले 1989 से पहले क्या होता था कि कोई भी पार्टी की सरकार आती थी, क्या करते थे भाई? पैसे जो मेजोरिटी में पार्टी है वो उसको पैसे दे देती है, अपनी पार्टी में ले लेती थी। कि उससे क्या होता था? तो सामने वाली पार्टी ने कोई भी अलायंस बना के एक साथ जो सरकार चला रहे थे वो गिर जाती थी। और ये बहुत बार हुआ था। एक इस पर बहुत फेमस मुहावरा है, आया राम गया राम। तो ये आया राम गया राम वाला सीन था। पार्टियां छोड़ देते थे और अपनी पार्टी को छोड़ देते थे। तो इसको देखते हुए ना नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सरकार गिर जाती थी, और सरकार जो है अपना टर्म जो 5 साल का होता है वो पूरा नहीं कर पाती थी। हमारा ये 1989 के बाद बहुत देखा गया, कोई प्रधानमंत्री 6 महीने के लिए बन रहा है, कोई 1 महीने के लिए बन रहा है, कोई 1 साल के लिए बन रहा है, कोई 2 साल के लिए बन रहा है ना। पढ़ो इसे, पढ़ के समझ आ जाएगा अच्छे से। मैंने समझा दिया। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। अब वो खुद को पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करते हैं? इट ऑल्सो थ्रू द डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शन। ये भी बहस से ही पता लगता है भाई कैसे परफॉर्म करना है। जब सामने वाला, अब मान ले खुद से कोई मनमानी कर रहा है, सामने वाला विपक्ष है, मनमानी कैसे करने दे सकता है? क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में होएगा, और जब सामने वाला मनमानी नहीं करने देता मतलब बहस हो रही है, कंक्लूजन निकल रहा है, देन उसके बाद अच्छे से वो फंक्शन हो रहा है, कोई भी पार्लियामेंट जो है रेगुलेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। सच डिस्कशन मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑर्डरली सो दैट द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर कैरिड आउट स्मूथली एंड डिग्निटी इट्स इंटैक्ट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो डिस्कशन है ना, ऐसा नहीं फालतू की डिस्कशन हो रही है, एक मीनिंगफुल एंड ऑर्डरली मैनर में होनी चाहिए फंक्शन जो हो रही है पार्लियामेंट के। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ द रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी तरह का मैटर पर रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। कोई भी कंडक्ट चल रहा है लेजिस्लेचर में, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही रखता है फाइनल अथॉरिटी। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा का चेयरमैन किसको बोला जाता है, या फिर जो हेड करता है पूरा लोकसभा को चलाता है, वो स्पीकर को माना जाता है। अभी जो है हमारे ओम बिरला बने सेकंड टाइम में, और राज्यसभा को कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मोस्ट ऑफ जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया, ये ऊपर जो मैंने बताया था ना आया राम गया राम वाला सीन था, उसको लेकर एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 52 अमेंडमेंट के तहत 1985 में। ये थोड़ा मैंने ना वेबसाइट से उठाया था, तो अशांति डिफेक्शन लिखा था, ये एंटी डिफेक्शन है, इसको हटा देना। ठीक है, ये वेबसाइट से थोड़ा थोड़ा कंटेंट उठा के इधर उधर से जो मुझे ठीक लगा पढ़ के वो मैंने लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। क्या लिखा है कि लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर्स होते थे वो
पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट्स पर अब इलेक्ट होके आते थे। व्हाट वुड हैपन इफ़ दे डिसाइड टू लीव। अच्छा, जब वो इलेक्ट हो जाते थे ना, वो पार्टी छोड़ देते थे। इस वजह से ना नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी को लेकर एंटी डिफेक्शन लॉ आया 52 अमेंडमेंट के तहत। बस यही लिखा है और यहाँ वीडियो ख़त्म होती है। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ समझा दिया है। क्लास 11 के हिसाब से लेजिस्लेचर पूरा पढ़ा दिया है। नोट्स इजी थे, इन डिटेल जा सकता था लेकिन नहीं जाना चाहता। एक दिन पहले देख रहे हो मुझे पता है, या 2 घंटे पहले देख रहे हो, तो ये वीडियो इनफ है। इन्हीं नोट्स को पढ़ लो, रीड आउट मार दो, पेपर को झक्कास करके लिख के आना।